Hello everyone. So today it is heap sort, and see, we have already discussed this heap concept, how to build up a heap. So here I would like to request you kindly go through with this video first, then you will be able to understand this concept very easy manner. And so here first we'll discuss what is heap. Then we'll see how we can build up a heap, what kind of properties it holds, how heap data structure can use for the sorting purpose, and we'll go through with the time complexity analysis of the heap sorting approach. So let's start with the first, what is heap. As we know that heap is a binary data structure or binary tree, we can say that, क्योंकि आपने बाइनरी ट्री पढ़ा होगा, बाइनरी सर्च ट्री मैंने डिस्कस किया हुआ था। वैसे ही हीप भी हमारा बाइनरी डेटा स्ट्रक्चर है। अब बाइनरी डेटा स्ट्रक्चर का मीन्स क्या है? बाइनरी की जब भी बात आती है तो बात आती है कि 0 और 1। सो एज यूजुअल यहाँ पे भी इस डेटा स्ट्रक्चर में एक हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर होगा, ट्री काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन होगा, और मैक्सिमम इसके दो चाइल्ड होंगे, आइदर लेफ्ट और राइट और बोथ ऑफ देम, बट मोर देन ऑफ टू इसके चाइल्ड नहीं हो सकते। The binary heap data structure is an array object. इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो array के फॉर्मेट में होता है, and that can be viewed as a nearly complete binary tree. और वो जो दिखने में होगा ऑलमोस्ट ये कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा। कंप्लीट बाइनरी ट्री कैसे ट्री को कहते हैं? ऐसा ट्री जिसके अगर हम लीफ नोड को छोड़ दें, यानी उस लेवल को छोड़ दें जहां पे लीफ नोड है, तो बाकी के लेवल के जितने भी नोड्स होंगे वो कंप्लीटली फिल्ड होंगे। तो जैसा कि हम यहाँ पे लीफ यहाँ पे लास्ट लेवल पे देखते हैं, तो लास्ट लेवल में जो फिलिंग है अभी 7 पे आके रुक गई है, लेकिन बाकी के इसके अगर इंटरनल हम लेवल्स पे जाके देखें तो सारे के सारे नोड्स कंप्लीटली फिल्ड हैं। कंप्लीटली फिल्ड होने का मतलब क्या? हर एक नोड के मैक्सिमम दो चाइल्ड होंगे। अच्छा, इसमें एक नियम ये भी है कि जो लीफ नोड होगा, जो लास्ट लेवल होगा, वो जो भी फिलिंग उनकी हुई है, चलो पार्शियली फिलिंग हुई है, लेकिन वो लेफ्ट टू राइट की ओर होगी। इट मीन्स पहले लेफ्ट नोड का लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड फिल्ड होंगे, देन उसके नेक्स्ट नोड का लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड, देन फर्दर नेक्स्ट नोड का लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड फिल्ड होगा। सो इस प्रॉपर्टी को जो फॉलो करता है उसको हम बाइनरी हीप कहते हैं। बाइनरी हीप और बाइनरी ट्री विद n नोड्स, अगर हम बाइनरी ट्री की बात करें विद n नोड्स एंड डेप्थ k is complete if and only if its node correspond to the nodes numbered from 1 to n in the full binary tree of depth k। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री एंड फुल बाइनरी ट्री में क्या डिफरेंस था? फुल बाइनरी ट्री ये कहता है कि एक भी पार्शियल फिल्ड नोड नहीं होंगे, यानी जितने भी नोड होंगे सबके सब कंप्लीटली फिल्ड होंगे, यानी हर एक नोड के मैक्सिमम दो चाइल्ड होंगे ही होंगे। तो उसका ये कहने का मतलब है, इस डेफिनेशन का मीनिंग ये है कि ऐसा बाइनरी ट्री जिसमें n नोड हो, पहली चीज तो, और जिसकी k डेप्थ हो। k डेप्थ हमेशा फ्रॉम टॉप टू बॉटम काउंट की जाती है, और जो हाइट है फ्रॉम बॉटम टू अप की ओर काउंट की जाती है। जिसकी डेप्थ k हो, तो डेप्थ कितनी है? अगर मैं इस रूट नोड की डेप्थ की बात करूं तो इस रूट नोड से अगर इधर आप देखते हो तो 1 2 3 इसकी डेप्थ है। गॉट इट? तो वैसे नॉर्मली जो लेवल है उसको भी अपन डेप्थ कह देते हैं समटाइम्स। तो बाइनरी ट्री विद द एन नोड एंड डेप्थ के इज कंप्लीट तभी होगा कंप्लीट इफ एंड ओनली इफ जब इसके जो लास्ट लेवल वाले नोड्स हैं वो पार्शियली फिल्ड हो, और वो भी लेफ्ट से राइट की ओर फिल्ड हो, और जो इंटरनल नोड्स हों वो कंप्लीटली फिल्ड होंगे। गॉट इट? अब आते हैं इसके रिप्रेजेंटेशन की बात। तो इस ट्री का जो रिप्रेजेंटेशन होता है इस तरीके से, रूट नोड हमेशा जो डेजिग्नेटेड नोड है वो 1 से रिप्रेजेंट होगा, देन लेफ्ट चाइल्ड उस पर्टिकुलर नोड से जो कनेक्टेड नोड है, लेफ्ट चाइल्ड वो सेकंड नोड है, देन थर्ड इंडेक्स है, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, देन सिक्स, देन सेवंथ, एट, नाइन्थ। मींस लेवल ऑर्डर जो ट्रेवर्सल हम करते हैं, मींस हर एक लेवल के नोड को पहले हम ट्रेवर्स करते हैं फिर अगले लेवल पे जाते हैं। उसी तरीके से उसका रिप्रेजेंटेशन एरे में भी होता है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि फर्स्ट इंडेक्स में 16 है, सेकंड इंडेक्स में 14 है, थर्ड इंडेक्स में 10 है, उसी सीक्वेंस में आप यहाँ पे एरे में डेटा एलिमेंट्स को अरेंज्ड देख सकते हैं। बाइनरी ट्री रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो बाइनरी ट्री रिप्रेजेंटेशन में आपने देखा ही हुआ है, पहले भी डिस्कस किया हुआ कि किसी भी नोड के मैक्सिमम दो ही चाइल्ड होंगे। एंड एक फुल बाइनरी ट्री ऑफ हाइट 3, यहाँ पे हाइट अगर आप देख सकते हो तो जैसे अगर रूट की जो हाइट है कैसे नापी जाती है, फ्रॉम बॉटम टू अप मैंने कहा है। तो इस पर्टिकुलर नोड, जिस भी नोड की आपको हाइट निकालनी है, उससे नीचे की ओर अपन चलेंगे कि लीफ नोड से लेकर उस नोड तक पहुंचने के लिए कितनी एजेस आती हैं।
तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर 1 पे हमें पहुंचना है और हम लीफ नोड पे आते हैं इसके, तो इसकी एजेस हम काउंट करते हैं 1 2 एंड 3। तो दैट्स व्हाई द हाइट ऑफ दिस ट्री इज 3। और चूंकि ये फुल बाइनरी ट्री है, क्योंकि यहाँ पे हर जगह पे देख सक रहे हो, हर नोड पे आप देख रहे हो कि ये कम्प्लीटली फिल्ड है, यहाँ पे कहीं भी पार्शियली फिलिंग नहीं है। कंप्लीट ट्री का है कैसा है, वो सारी जो नियम फॉलो करता है इंटरनल नोड्स के लिए, लेकिन जो एक्सटर्नल नोड्स हैं, जो लीफ नोड जो लास्ट लेवल है, वहां पे जो इसकी फिलिंग होगी वो पार्शियली फिलिंग होगी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ 5 का जो राइट चाइल्ड है वो नहीं है, और उसके आगे फिर 6 और 7 का भी राइट चाइल्ड और लेफ्ट चाइल्ड यहाँ नहीं है। लेकिन इसके ये इस लास्ट लेवल को छोड़ दिया जाए तो बाकी के जितने भी लेवल हैं उसके हर एक नोड के मैक्सिमम 2 चाइल्ड यहाँ हैं। तो इस प्रकार का जो ट्री है उसको कंप्लीट बाइनरी ट्री कहा जाता है। और यहाँ पे भी जो हाइट है वो 3 ही है। देखो हमेशा जो हाइट काउंट की जाती है वो मैक्सिमम जो डेप्थ होती है, मैक्सिमम जो लीफ जिस लेवल पे होता है, यानी मैक्सिमम लेवल की बात की जा रही है, वहां से काउंट की जाती है। तो चूंकि यहाँ पे देखा जाए तो लेवल कितना है, 0 लेवल, देन 1 लेवल, देन 2 लेवल, लेकिन यहाँ पे है 0 1 2 एंड 3 लेवल तक है। तो दैट्स वाई इस साइड से आपका जो मैक्सिमम लेवल है उस साइड से काउंटिंग की जाती है। अब इस बॉटम यानी लीफ नोड से लेकर रूट नोड पे पहुंचने के लिए हमें 1 2 एंड 3 एजेस को क्रॉस करना पड़ेगा, इसलिए इस पर्टिकुलर कंप्लीट बाइनरी ट्री की जो हाइट है वो भी 3 होगी। Next important thing is attributes of a heap. तो an array A that represent a heap with two attributes. Basically पहला है length of the A, यानी length of the array. Length of the array is nothing but how many number of elements we can store in array A. और डेफिनेटली जो एरे की साइज डिक्लेयर की जाती है वो फुल बाइनरी ट्री के हिसाब से की जाती है, भले ये पार्शियली फिल्ड है, लेकिन इसकी जो ओवरऑल एरे इसके लिए डिक्लेरेशन होगा वो कितने के लिए होगा, अभी इसका एक चाइल्ड और क्रिएट होगा, फिर इसके 2 चाइल्ड और, फिर इसके भी 2 चाइल्ड और क्रिएट हो सकते हैं। तो चूंकि यहाँ पे अभी केवल 10 नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्टोर हैं, लेकिन 11 12 13 14 एंड 15, इट मीन जो एरे की साइज होगी वो 15 एलिमेंट्स के लिए होनी चाहिए। तो length of the A, that is the number of elements in an array, and heap size, the number of element in the heap sorted with array A. अब heap में कितने एलिमेंट हैं वो heap की साइज होगी। तो जो length of array है, it can be greater than or equals to heap size. So definitely as I told you कि maximum इसमें 15 एलिमेंट्स स्टोर हो सकते हैं, अभी यहाँ पे केवल 10 एलिमेंट्स हैं। तो इस वजह से ये पॉसिबिलिटी है कि जो लेंथ ऑफ द एरे है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू हीप साइज के हो। तो इस पर्टिकुलर अगर मैं डायग्राम की बात करूं, इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करूं इस ट्री के, तो लेंथ ऑफ द एरे और हीप की जो साइज है वो दोनों ही यहाँ पे 10 है। Here let's go through the few basic procedures. जैसा मैंने कहा कि ऑलरेडी अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो को कवर किया होगा तो ये सारी चीजें वहाँ ब्रीफली डिस्कस की गई हैं, बट इन शॉर्ट I'll discuss all those points here also. If a complete binary tree with n node is represented sequentially, ठीक है, ये जो कंप्लीट बाइनरी ट्री है जिसमें n नंबर ऑफ नोड्स हैं और ये सीक्वेंसली रिप्रेजेंट किया जा रहा है, देन फॉर एनी नोड विद इंडेक्स आई, इनमें से किसी भी नोड की अगर हम बात करें, इंडेक्स आई के मतलब क्या, चाहे तो मैं फोर्थ नोड की बात कर रहा हूँ, सेकंड की कर रहा हूँ, थर्ड की या फिर सिक्स की या फिर नाइन्थ की, किसी भी नोड की जो कि 1 से लेकर n के बीच में है, तो टोटल हमारे पास में n नंबर ऑफ नोड है, तो पहले नोड से लेकर लास्ट नोड के बीच में कोई भी इंडेक्स हो सकता है। अब ये कोई भी इंडेक्स हो, तो इसमें अब हमारे यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को अपन यहाँ डिस्कस करते हैं। यस, ओके। तो एक तो हमेशा सबसे पहली बात है कि जो ए ऑफ 1 होगा, यानी इस एरे का जो पहला इंडेक्स होगा, ऑलवेज वो हमारा रूट नोड होगा, वो डेजिग्नेटेड नोड होगा। अच्छा, अभी अब अपन को कंफ्यूज इसलिए नहीं होना क्योंकि जब एरे रिप्रेजेंटेशन की बात होती है तो फिर इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन फॉर दी सिंप्लिसिटी पर्पस हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जो हमारा पहला एलिमेंट होगा एरे का, जो पहला इंडेक्स पोजीशन होगा, वो ऑलवेज रूट होगा उस गिवन ट्री का। जैसा कि यहाँ पे पहला इंडेक्स पोजीशन पे 16 है, तो ये रूट है इस गिवन ट्री का। सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जानने वाली बात है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर इंडेक्स आई पे हैं, यानी किसी भी पर्टिकुलर नोड पे हैं, तो अगर हमको उसके पेरेंट को जानना है कि उस पर्टिकुलर नोड का पेरेंट कौन है, तो पेरेंट को ना जानने के लिए हमें कौन सा यूज करना है, दिस इज नथिंग बट द फ्लोर फंक्शन आई डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे हम कोई भी इंडेक्स ले लें, लेट सपोज दैट 4 है। अब 4 को अगर हमको लेना है, 4 के पेरेंट को जानना है, तो क्या करना पड़ेगा, फ्लोर फंक्शन 4 डिवाइड बाई
2, तो दैट्स वाई ये कितना आएगा आपका 2 आएगा। तो यानी जो फोर्थ नंबर इंडेक्स है या फोर्थ नंबर नोड है उसका जो पेरेंट है वो सेकंड नंबर वाला नोड है। दैट इज द कॉन्सेप्ट। हाँ, बट हियर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आई शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1, क्योंकि कभी भी अब रूट नोड के ऊपर तो कोई दूसरा नोड होगा नहीं। अब आप रूट नोड का पेरेंट फाइंड आउट करने के लिए जाओगे तो डेफिनेटली यू विल नॉट गेट इट। सो ये हमेशा याद रखना है कि वेन एवर यू आर अप्लाइंग दिस पेरेंट फंक्शन टू गेट द पेरेंट ऑफ पर्टिकुलर नोड, so on that time you have to take care of that कि I should not be equals to 1. Okay, and let's suppose that one more example we takes हम सिक्स सेवन्थ के हम पेरेंट को जानना चाहते हैं। तो हमने ये सेवन्थ लिया एंड 7 डिवाइड बाई 2 एंड यहाँ पे हम फ्लोर फंक्शन अप्लाई करेंगे। सो इट्स what you will get 3. So 3 would be the parent of this seventh number node. Hope you understood. And now let's talk about the left child of a particular index. अब वही सेम 4 को हम ले लेते हैं, उसका हमको लेफ्ट चाइल्ड फाइंड आउट करना है। तो लेफ्ट चाइल्ड हम फाइंड आउट कर सकते हैं 2i। 2i इट मींस व्हाट, i हमारा इंडेक्स हो गया, फोर्थ का हमको लेफ्ट चाइल्ड फाइंड आउट करना है। तो 2 इंटू आई, तो यहाँ पे हमने इसको 4 कंसीडर किया है i को, दैट्स व्हाई हियर विल गेट दी 8। तो 4 का जो लेफ्ट चाइल्ड है वो 8 नंबर वाला नोड है, यानी 8 नंबर वाली जो यहाँ इंडेक्स पोजीशन पे है वहां पे फोर्थ का लेफ्ट चाइल्ड है। और राइट चाइल्ड कहाँ पे होगा, उसमें +1 कर दीजिए। तो दैट्स व्हाई 8 प्लस 1, तो 9th नंबर जो इंडेक्स पोजीशन है या 9th नंबर जो नोड है वहां पे हमारे पास में उस फोर्थ का जो राइट चाइल्ड है वो है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक तरह से देखा कि 2 हमारा ये पेरेंट हो गया, देन उसका जो लेफ्ट चाइल्ड है दैट इज 4, एंड इस 4 का जो लेफ्ट चाइल्ड है दैट इज 8, और जो राइट चाइल्ड है दैट इज 9। ओके, सो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमें रिकॉल रखनी है कि जब भी अगर हमसे पूछा जाए कि किसी पर्टिकुलर नोड का पेरेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, या लेफ्ट चाइल्ड फाइंड आउट करना है या राइट चाइल्ड फाइंड आउट करना है, तो क्या ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे या क्या उसका कैलकुलेशन होगा, वो आपको हमेशा याद रखना है। कई बार किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो और ध्यान देने वाली बात है। पहला पॉइंट तो ये है कि द लेफ्ट प्रोसीजर कैन कंप्यूट 2i इन वन इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब ये जो 2i है या 2i प्लस 1 है, इसमें टाइम कितना लगेगा, क्योंकि डेफिनेटली जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो नंबर ऑफ ऑपरेशन से काउंट होती है कि कितने ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं। तो उसी बेसिस पे डिसीजन होता है कि भाई ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। तो इस जो हम लेफ्ट फाइंड आउट करते हैं या राइट फाइंड आउट करते हैं या जो पेरेंट फाइंड आउट करते हैं, इसमें टाइम कितना लगेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं लेफ्ट की बात करूँ तो लेफ्ट प्रोसीजर कैन कंप्यूट 2i इन वन डायमेंशनल, सॉरी वन इंस्ट्रक्शन। अब ये वन इंस्ट्रक्शन में ही कैसे कैलकुलेट करेगा, इसको देखना पड़ेगा बाय सिंपली शिफ्टिंग द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ आई लेफ्ट वन बिट पोजीशन। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, सपोज दैट कोई भी एक नोड अपन ले लेते हैं, लेट्स सपोज दैट फोर्थ नंबर नोड है। ठीक है, फोर्थ नंबर नोड का अगर हम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इसका रिप्रेजेंटेशन होगा 2 टू दी पावर 0, 2 टू दी पावर 1 एंड 2 टू दी पावर 2। तो ये हो गया हमारा 4 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। अब अगर हमको इसका लेफ्ट चाइल्ड फाइंड आउट करना है, तो लेफ्ट चाइल्ड फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, सिंपली शिफ्टिंग दी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ आई लेफ्ट वन बिट पोजीशन। अब अगर हम लेफ्ट की तरह इसको वन बिट पोजीशन अगर शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ लास्ट में आ जाएगा 0। तो ये हुआ 2 टू दी पावर 0, 2 टू दी पावर 1, 2 टू दी पावर 2, और ये हो गया 2 टू दी पावर 3, दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू 8। और अगर आपको याद हो, रिकॉल्ड हो, तो फोर्थ का जो हमने जो लेफ्ट चाइल्ड फाइंड आउट किया था वो कौन सा नोड फाइंड आउट किया था, सॉरी 4 का जो लेफ्ट नोड हमने फाइंड आउट किया था दैट वाज 8। सो हियर हमारे पास में 8 मिल गया जो 4 का लेफ्ट चाइल्ड है। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, बेसिकली यहाँ पे आई को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ता, अगर ये कंप्यूटर ऑपरेशन परफॉर्म करता, फिर देन 2 को कन्वर्जन होता, फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता, फाइनली वो भी बाइनरी में कन्वर्ट होता, और बाइनरी में कन्वर्ट होने के बाद फिर डेसिमल में कन्वर्जन होता, समथिंग लाइक दैट। लेकिन यहाँ पे सिंपली इस आई को बाइनरी में कन्वर्ट करके वन बिट शिफ्टिंग के थ्रू जो लेफ्ट चाइल्ड है वो फाइंड आउट कर लिया गया। तो ओनली वन सिंगल इंस्ट्रक्शन में टास्क कंप्लीट हुआ।
ऐसे ही हम जब राइट चाइल्ड की बात करते हैं तो इसमें कुछ नहीं है, लोअर बाउंड में फिर हमको यहाँ पे वन वन बिट ऐड कर देनी होती है, तो हमको यहाँ पे राइट चाइल्ड फाइंड आउट हो जाएगा। पेरेंट की बात करें तो प्रोसीजर कैन कंप्यूट फ्लोर फंक्शन ऑफ द आई डिवाइड बाई टू बाई शिफ्टिंग आई राइट वन बिट पोजीशन। अब अगर हमको किसी का पेरेंट जानना है, जैसे 4 का पेरेंट जानना है, तो 4 का पेरेंट जानना था तो ये हमने किया 1 0 0, ये 4 का हो गया। अब अगर हमको इसका पेरेंट जानना है तो हमको शिफ्ट करना पड़ेगा आई को वन बिट पोजीशन किस साइड में, शिफ्टिंग राइट साइड में। तो राइट साइड में जब शिफ्टिंग करेंगे तो इस साइड शिफ्टिंग करेंगे तो इसके आगे क्या जुड़ जाएगा हमारा, यहाँ पे 0 जुड़ जाएगा और ये 0 यहाँ से हट जाएगा डेफिनेटली। तो 2 टू दी पावर 0, 2 टू दी पावर 1, 2 टू दी पावर 2, 2 टू दी पावर 1, दैट्स वाई यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। तो 4 का पेरेंट कौन सा था, 2 था, ये हमने पहले ही फाइंड आउट कर रखा है। तो इस तरीके से इजी गोइंग ये 3 तरीके हैं जिसमें आप ये देख सकते हो कि जब कंप्यूटर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तो हाउ these values are going to be converted into the left child, right child or parent node. So here we have the few heap properties. Basically we have two type of heap, max heap and min heap. And max heap is having a different property, min heap having a different property. So first we will talk about the max heap. The overall logic is here. A parent node of I, किसी भी अगर I कोई एक नोड है, कोई एक इंडेक्स है किसी ट्री में, हीप ट्री में, तो जो पेरेंट नोड है उस पर्टिकुलर नोड का, वो ऑलवेज उसकी जो वैल्यू होगी, चूंकि यहाँ पे एरे है, उसकी जो वैल्यू होगी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होगी उसके चाइल्ड नोड की वैल्यू से। ओके, अब चाइल्ड लेफ्ट चाइल्ड भी हो सकता है, राइट चाइल्ड भी हो सकता है, डजेंट मैटर। मैटर इज दैट कि हमेशा जो किसी पर्टिकुलर नोड का पेरेंट नोड होगा उसकी जो वैल्यू होगी, की वैल्यू होगी, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होगी उसके चाइल्ड नोड से। The largest element in the max heap is stored at the root. हमेशा max heap का जो नियम है कि जो रूट नोड है या पेरेंट नोड है उसमें जो भी वैल्यू होगी वो उसके चाइल्ड नोड की वैल्यू से बड़ी होगी। तो लेट सपोज दैट अगर हमारे पास में ये 3 नोड हम बनाते हैं बाइनरी हीप, और हमारे पास में कोई भी ऑर्डर है लेट्स 1 2 एंड एंड 3 एंड देन 1। तो सबसे पहले तो 2 है, 2 हमारा रूट नोड पे आ जाता। ओके, देन इसके बाद में लेफ्ट चाइल्ड क्रिएट होता तो अगला जो वैल्यू आती वो 3 आती, फिर अगली वैल्यू जो आती 1 आती। बट द थिंग इज दैट कि मैक्स हीप की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमेशा जो पेरेंट नोड है या जो रूट नोड है उसमें जो वैल्यू होगी वो वैल्यू उसके चाइल्ड नोड से बड़ी होगी। तो यहाँ पे 3 पे हम देखते हैं कि 3 2 से लार्जर होने के बावजूद चाइल्ड पे है, तो हमें यहाँ पे इसकी स्वैपिंग करानी होगी। इसकी एक मेथड है, स्पेसिफिक मेथड है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो 3 रूट पे आ जाएगा, देन लेफ्ट पे चला जाएगा 2 एंड राइट पे आ जाएगा 1। यहाँ पे नाउ यू कैन सी दैट ये जो प्रॉपर्टी है इस पर्टिकुलर ट्री की प्रॉपर्टी है, यहाँ जो पेरेंट नोड है जो रूट नोड है उसकी वैल्यू उसके चाइल्ड नोड की वैल्यू से लार्जर है। सो दिस पर्टिकुलर ट्री होल्ड्स द प्रॉपर्टी ऑफ द मैक्स हीप। Now similarly if we'll talk about the min heap, so min heap में जो हमेशा parent node की वैल्यू होगी वो लेस देन और इक्वल्स टू होगी उसके चाइल्ड नोड से। तो सिमिलरली इफ आई सी हियर कि अगर हमारे पास में यही सेम ऑर्डर है और हमारे पास में जो ट्री बन जाता वो क्या बन जाता, 2 3 एंड 1। बट एज पर द रूल हमेशा जो पेरेंट नोड है जो रूट नोड है उसमें जो वैल्यू होगी वो उसके चाइल्ड नोड से छोटी होगी। तो यहाँ पे हम 2 को अगर देखते हैं तो 2 1 से लार्जर है, 3 से तो छोटा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 1 से लार्जर है जो कि मिन हीप की प्रॉपर्टी को डिस्क्वालीफाई कर रहा है। तो इसके लिए हमें इसकी भी शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। तो 1 की अगर हम यहाँ पे शिफ्टिंग कर देते हैं तो 1 विल कम हियर, देन 3 विल बी हियर एंड 2 विल बी हियर। एंड इन दिस मैनर यू कैन सी दैट कि जो पेरेंट नोड है जो रूट नोड है उसमें जो उसके चाइल्ड नोड की वैल्यू से छोटी वैल्यू है, तो ये मिन हीप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस प्रकार से हमारे पास में दो टाइप के हीप होते हैं, मैक्स हीप जिसमें हमेशा पेरेंट नोड और रूट नोड पे जो भी वैल्यू होगी की वैल्यू उसके चाइल्ड नोड्स की वैल्यू से बड़ी होगी, और मिन हीप में हमेशा जो पेरेंट नोड या रूट नोड पे जो की वैल्यू होगी उसके चाइल्ड नोड से छोटी वैल्यू होगी। गॉट इट? तो इसीलिए ये जो प्रियोरिटी क्यू में यूज क्यों किया जाता है हीप, अब आप इसकी मीनिंग समझ गए कि हमेशा प्रियोरिटी क्यू में जो भी एलिमेंट का इंसर्शन का ऑर्डर कुछ भी होता है, लेकिन जो एलिमेंट डिलीट होते हैं वो हायर प्रियोरिटी के एलिमेंट सबसे पहले डिलीट होते हैं। अब अगर मैं हायर प्रायोरिटी को उनकी की से डायरेक्ट कंपैरिजन कर दूं और कि इट मींस जो भी एलिमेंट जिसकी प्रायोरिटी हाई हो उसकी की एलिमेंट की वैल्यू हाई होगी,
तो हमेशा अगर हम मैक्स हीप की बात करें तो मैक्स हीप में जो भी हायर प्रायोरिटी एलिमेंट है वो रूट नोड पे होगा, और जब भी हमें उस एलिमेंट को एक्सेस करना होगा तो देयर इज नो नीड टू ट्रेवर्स द होल ट्री डायरेक्टली, वी कैन सी, हम किसी भी ट्री की ट्रेवर्सिंग हमेशा रूट से स्टार्ट करते हैं। अब रूट में ही हायर प्रायोरिटी क्यू का एलिमेंट अवेलेबल है, हायर प्रायोरिटी एलिमेंट अवेलेबल है, तो किसी तरीके का आपको टाइम इन्वेस्ट नहीं करना पड़ा सर्चिंग के लिए, डायरेक्टली यू कैन पिक द एलिमेंट फ्रॉम द रूट इटसेल्फ and you will get the higher priority element, and next time once you will pick that element from the heap once again will be get arranged, और फिर से उसमें मैक्स हीप की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट आ जाएगा, नेक्स्ट टाइम आप सेकंड हायर प्रायोरिटी एलिमेंट पिक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि प्रायोरिटी क्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए हीप किस तरीके से बेनिफिशियल है, किस तरीके से हेल्प कर सकता है। आगे चलते हैं तो मैक्स हीप और मिन हीप की यहाँ पे दो एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे कि मैक्स हीप को ऊपर देखें तो यहाँ पे सबसे पहले जो रूट नोड है उसमें 14 है, उसके चाइल्ड डेफिनेटली उससे छोटे होने चाहिए, तो 12 एंड 7 हैविंग द की वैल्यू इन लेसर देन एंड कंपेयर टू 14। एंड वंस अगेन अगर मैं इस सब ट्री की बात करता हूँ तो इस सब ट्री में भी आप देखते हो कि यहाँ पे जो इसका जो पेरेंट नोड है दैट इज 12, एंड इसकी जो चाइल्ड है 10 एंड 8 उस 12 से छोटे हैं। इसी प्रकार से आप यहाँ पे हर जगह देख रहे हो कि 25 is having lesser value when compared to 30, so that's why both three trees are the max heap। एंड मिन हीप की अगर बात करें तो पेरेंट नोड और रूट नोड में हमेशा छोटी वैल्यू होगी इन कंपेयर टू देयर चाइल्ड नोड। तो अगर मैं 2 की बात करूं तो ये जो 2 का लेफ्ट चाइल्ड है और राइट चाइल्ड है, इसकी दोनों की वैल्यू आप देख सकते हो कि इससे लार्जर है। एंड इवन अगर 7 की बात करूं तो 7 का जो लेफ्ट चाइल्ड है और जो राइट चाइल्ड है दोनों की वैल्यू 7 से लार्जर है। Got it? So here this tree is also following the min heap property. Here also this tree is also following the min heap property, and here also 21 having the larger value compared to 11. So that's why it is following the min heap property, where all the parent node or root node will have the value key value lesser than in compared to their child node. So let's talk about the height of the tree. What would be the height of a node? First तो हम बात करें height of a node in a heap is the number of edges on the longest simple downward path from the node to the leaf, and the height of the heap is to be the height of the root. ओके, तो दो मुख्य बातें यहाँ पे निकल के आई कि पहली चीज तो अगर मैं किसी नोड की हाइट की बात करूं तो वो कैसे काउंट होगी। तो अगर मैं सेकंड नंबर वाले नोड की हाइट की बात करता हूं तो इससे लॉन्गेस्ट पाथ में जो डाउनवर्ड टुवर्ड्स लीफ नोड है, जो लॉन्गेस्ट पाथ है उसमें अगर हम देखें तो कितनी एजेस आती हैं। तो अगर मैं बात करूं तो दोनों साइड सिमिलर हैं, तो यहाँ पे पहली एज आ गई है, दूसरी एज आ गई है, तो दैट्स व्हाई हाइट ऑफ द टू इज नथिंग बट द टू। ओके, एंड हाइट ऑफ दी ट्री की अगर हम बात करें, इस हीप की बात करें, तो जो रूट की हाइट होगी वही इस ट्री की हाइट होगी। तो लॉन्गेस्ट पाथ की बात करूं तो लॉन्गेस्ट पाथ लेफ्ट साइड वाला, राइट साइड वाला तो स्मॉलेस्ट वन है। तो लॉन्गेस्ट पाथ में अगर हम लीफ नोड पे पहुंचने की कोशिश करें तो 1 2 एंड 3, तो दैट्स व्हाई द हाइट ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्री इज 3। ओके, एंड फॉर एग्जांपल द हाइट ऑफ द नोड 2 is 2 and the height of the heap is 3। सो दैट यहाँ पे जो हाइट है उसको हम थीटा ऑफ लॉग एन कहते हैं। थीटा ऑफ लॉग एन क्यों कहते हैं कि वैसे कायदे से देखा जाए तो यहाँ कितने एलिमेंट आ सकते थे, अगर आप इन्हें लेफ्ट स्क्यूड होता या राइट स्क्यूड होता तो ये सारे के सारे एलिमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सेट हो जाते। तो अगर यहाँ पे 10 नंबर ऑफ एलिमेंट है तो n हाइट हो जाती, n डेप्थ में, हाइट मतलब फ्रॉम दी रूट नोड टू अगर बॉटम चलते तो n नंबर ऑफ एलिमेंट्स की आपको डेप्थ मिलती। ओके, बट यहाँ पे हमने बाइनरी ट्री होने की वजह से और कुछ रूल्स हैं कि पहले लेफ्ट चाइल्ड क्रिएट होगा, देन राइट, और देन फिर लेफ्ट का राइट एंड लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड क्रिएट होगा। तो इस तरीके से ट्री की हाइट को हमने हाफ कर दिया, कम कर दिया। इसलिए जो इस प्रकार का ट्री होता है, जो हाइट ऑफ द हीप होती है वो लॉग एन होती है। ओके, क्योंकि इसमें लेफ्ट स्क्यूड या राइट स्क्यूड ट्री नहीं क्रिएट हो सकता, क्योंकि एज पर द रूल ऑफ द हीप बाइनरी ट्री, बाइनरी हीप, first we need to create the left child, then right child, then the left and right child of the left child, then we'll go through with the further। okay, तो यहाँ लेफ्ट स्क्यूड और राइट स्क्यूड वाली कंडीशन क्रिएट होगी ही नहीं। सो मैक्स हीपीफाई, व्हाट इज दिस प्रोसीजर? एक्चुअली में जैसा हमने कहा कि अभी एक एग्जांपल देखा था कि हमारे पास में सबसे पहले लेट्स सपोज दैट 2 है, 3 है, और इंसर्शन का जो सीक्वेंस है वो ये है। तो सबसे पहले हमारे पास में जब एलिमेंट आता है 2 तो वो हमारा डेजिग्नेटेड और रूट नोड हो जाएगा। देन नियम के अकॉर्डिंग हमको पहले लेफ्ट चाइल्ड क्रिएट करना है, देन हम लेफ्ट चाइल्ड क्रिएट करके वहां पे 3 इंसर्ट करेंगे, देन राइट चाइल्ड क्रिएट करना है तो 1 इंसर्ट करेंगे। बट सी हियर वी हैव क्रिएटेड द ट्री,
बट वेदर इट इज अ मैक्स हीप और मिन हीप की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि मैक्स हीप होता तो यहाँ रूट में 3 होना चाहिए था, और अगर मिन हीप होता तो रूट में यहाँ 1 होना चाहिए था। तो ये जो प्रॉपर्टी को जब कोई ट्री फॉलो नहीं करता और उस प्रॉपर्टी को स्ट्रिक्टली हमें उसे फॉलो कराना है, तो वहां पे या फिर ट्री को हमको इन द सेंस बनाना है कि वो मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को फॉलो करे या मिन हीप की प्रॉपर्टी फॉलो करे, तो हमको मैक्स हीप या हीपीफाई फंक्शन का यूज करना पड़ता है। हीपीफाई फंक्शन इज अ मेथड और प्रोसीजर थ्रू विच व्हाट वी कैन डू, वी कैन कन्वर्ट द ट्री to, or strictly we can say that a particular tree will follow the either max heap property or min heap property। अब वो max heapify लगाएंगे तो max heap की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। और हिपीफाई टेक्निक का सिंपल काम ये है, ये चेक करना कि कौन सा नोड अपने प्रॉपर प्लेस पे नहीं है, उसको प्रॉपर प्लेस पे लेके आना। तो चूंकि यहाँ पे मैक्स हिपीफाई है, तो मैक्सिमम नोड हमेशा रूट पे होना चाहिए। तो दैट्स वाई हमने इस 3 को ऊपर लेके जाएंगे और 3 आ जाएगा रूट पे, देन लेफ्ट चाइल्ड होगा 2 एंड देन राइट चाइल्ड होगा 1। तो ये जो प्रॉपर्टी को फॉलो कराने का काम करता है, यानी कि इस बात को अडेयर करता है, इस बात को ध्यान रखता है कि हमेशा जो मैक्सिमम वैल्यू वाला नोड है वो पेरेंट नोड पे ही रहे या रूट नोड पे ही रहे, उसको मैक्स सिंपलीफाई टेक्निक कहते हैं। इस टेक्निक में बेसिकली हमको इनपुट चाहिए होता है, वो होता है एरे, और एक पर्टिकुलर इंडेक्स होता है, किस इंडेक्स से हमको हिपीफाई टेक्निक को फॉलो कराना है। तो जैसे यहाँ पे इंडेक्स 2 का हमें मिला था, देन आउटपुट जो मिलेगा तो सब रूटेड एट इंडेक्स बिकम द मैक्स हीप, यहाँ पे ये मैक्स हीप बन चुका होगा आउटपुट में। एज्यूम ये करके चलते हैं कि इस पर्टिकुलर नोड का जो लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड है, उसके नीचे का जितना भी पार्ट है वो हमारा मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, बट ए आई मे बी स्मॉलर देन इट्स चिल्ड्रन। लेकिन ये सेकंड जो एलिमेंट है, जो सेकंड नंबर नोड है, ये अपनी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा, हम ये मान के चलते हैं। प्रिजम्पशन हमारा ये है कि नीचे के बाकी अपने प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये 2 अपनी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है। मेथड यहाँ पे ये है कि लेट द वैल्यू ऑफ ए आई फ्लोट डाउन इन द मैक्स हीप। अब इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम इस पर्टिकुलर नोड को ये मान के चलते हैं कि अपनी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता, तो इसके नीचे पे हम इसके फ्लो डाउन होते हैं और पूरी प्रॉपर्टी को मैनेज करते हैं। जैसा कि अगर हम यहाँ एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे आई यानी कि सेकंड नंबर वाला नोड अपनी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा और नीचे के कर रहे होंगे, तो हम क्या करेंगे, फ्लोट डाउन करेंगे, ऊपर की ओर नहीं जाएंगे। अब हम 4 को पहले किससे कंपेयर करेंगे, उसके लेफ्ट चाइल्ड से। तो लेफ्ट चाइल्ड हमने देखा कि भाई हमारा जो 14 है वो लार्जर है, तो दैट्स व्हाई इट विल रिप्लेस विद हियर एंड 4 विल कम हियर। देन 4 को हम फिर से उसके नीचे के लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड से कंपेयर करेंगे। लेफ्ट चाइल्ड से 4 को कंपेयर करते हो तो यहाँ पे 2 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन इधर कंपेयर करते तो यहाँ पे 8 था, तो ये 8 कहाँ चला जाएगा, इस 4 को रिप्लेस कर देगा। तो इस तरीके से फाइनली आप देख सकते हो कि 14 चला गया सेकंड नंबर वाले नोड पे, 8 will come here at fourth number node and 4 will come here at ninth number place। सो मैक्स सिंपलीफाई टेक्निक का काम है ओवरऑल इस 4 को उसके प्रॉपर प्लेस पे पहुंचाना। और अब आप देख सकते हो कि ये जो हमारा ट्री है, ये मैक्स सिंपलीफाई की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। So let's have the max API procedure and we already gone through with that earlier। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेके इसको समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज दैट ये हमारे पास में एक कोई सब ट्री है और ये यहाँ 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, और ये अपनी प्रॉपर्टी को भी फॉलो नहीं कर रहा है। तो आई अभी हम ले लेते हैं सपोज दैट ये इसको, और इसको मैं कह देता हूँ ये 2 नंबर नोड है, ये 4 नंबर नोड है और ये 5 नंबर नोड है, लेट्स सपोज दैट। ओके, एंड जो हमारा सीक्वेंस था वो था 2 एंड 3 एंड देन 1, ये सीक्वेंस था। सबसे पहले हमने क्या किया, लेफ्ट ऑफ आई, यानी कि 2 के जो लेफ्ट ऑफ आई है इसको हमने एल पे स्टोर किया, यानी 4 को स्टोर किया एल पे, आर में स्टोर किया हमने 5 को। देन उसके बाद जब तक अगर एल इज लेस देन द हीप साइज, यानी जो लेफ्ट है वो हीप साइज से छोटा है, यस ऑफ कोर्स, एंड ए ऑफ एल की वैल्यू यानी ए ऑफ 4 की जो वैल्यू है 3, इट इज ग्रेटर देन द ए ऑफ आई, यानी 2 से बड़ी है। अगर यस ऑफ कोर्स बड़ी है तो एल, यानी अब जो लार्जेस्ट नंबर नोड हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, फोर्थ नंबर। तो लार्जेस्ट नाम के वेरिएबल में हमने 4 को स्टोर कर दिया। अगर ऐसा नहीं होता तो हम किसको स्टोर कर देते, लार्जेस्ट में आई को ही रहने देते, यानी अभी भी हमारा ये ये जो पेरेंट नोड है ये भी लार्जर होता, लेकिन ऐसा नहीं है तो 4 को हमने लार्जेस्ट कर दिया। फिर चेक किया, अब ये तो बात हुई कि अभी 4 हमारा लार्जेस्ट है, अब हम राइट को भी चेक कर लें एक बार। चेक किया कि क्या आर लेस देन इक्वल टू हीप साइज के है, यस ऑफ कोर्स है। तो ए ऑफ आर इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट तो नहीं है, यानी कि अगर कहीं ये जो 1 है ये 3 से बड़ा तो नहीं है,
नहीं है ऐसा, तो कोई यहाँ चेंजेस परफॉर्म नहीं हुए। फिर हमने चेक किया कि कहीं लार्जेस्ट इज नॉट इक्वल टू आई, यानी चेंजेस हुआ है कि नहीं, क्योंकि इनिशियली तो हमने लार्जेस्ट माना था आई को, लेकिन अगर लार्जेस्ट इज नॉट इक्वल टू आई, लार्जेस्ट 4 है और आई है 2, अगर ऐसा नहीं है तो हमको एक्सचेंज करना है। किसको किसको एक्सचेंज करना है? ए ऑफ आई और ए ऑफ लार्जेस्ट को। यानी कि यहाँ पे इधर ए ऑफ ए यानी एलिमेंट, तो यहाँ आ जाएगा 3 इस प्लेस पे, 2 के प्लेस पे, और 3 के प्लेस पे आ जाएगा क्या? 2 आ जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हो कि क्या हो गया, हमारा जो ट्री हो गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 2 आ गया और यहाँ 1 आ गया। गॉट इट? तो इस तरीके से ये काम करता है। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज दैट हमारे पास में ये होता 2, ये होता 3 और यहाँ होता 4। फिर से एक बार एग्जांपल लेके देख लेते हैं। तो ये पुराना डेटा हम यहाँ से डिलीट कर दें एक बार, तो आपको बेटर समझा पाऊंगा। ओके, इट्स क्लीन नाउ एंड फाइन, फाइन। अब अगर हमारे पास सीक्वेंस होता 2, 3 एंड 4 का, तो क्या होता? तो सबसे पहले हमने लेफ्ट कंसीडर किया। तो अगर मैं इसकी लेफ्ट की, इसको भी हमको नोड बना लेना है और इसकी इंडेक्स पोजीशन ले लेनी है। इसकी इंडेक्स पोजीशन 2 है, इसकी इंडेक्स पोजीशन 4 है, इसकी इंडेक्स पोजीशन 5 है। तो लेफ्ट हमने मान लिया किसको? 4 को मान लिया। राइट हमारा हो गया 5। चेक किया, यहाँ वाली मेन कंडीशन है, बाकी तो ये छोटा होना चाहिए। ए ऑफ एल इज ग्रेटर देन ए ऑफ आई। ए ऑफ आई है 2, क्या 3 ग्रेटर देन 2 से है? यस ऑफ कोर्स 3 ग्रेटर देन 2 से है, तो लार्जेस्ट हमने किसको मान लिया? 4 को मान लिया। ओके, अदरवाइज अभी हमारा 2 ही लार्जेस्ट रहता। फिर हमने यहाँ पे राइट वाले में चेक किया, क्या ए ऑफ आर यानी कि 4 इज ग्रेटर देन ए ऑफ लार्जेस्ट, लार्जेस्ट अब हमने 4 को माना हुआ है, तो क्या 4 ग्रेटर देन 3 के है? यस ऑफ कोर्स इट इज। तो दैट्स वाई लार्जेस्ट क्या हो गया हमारा यहाँ पे? अब 5 हो गया। अब हमने चेक किया, क्या लार्जेस्ट इज नॉट इक्वल टू आई? आई तो हमारा 2 है और लार्जेस्ट है 5, तो दैट्स वाई यस ऑफ कोर्स बोथ आर नॉट इक्वल। तो एक्सचेंज कर देना है ए ऑफ आई और ए ऑफ लार्जेस्ट। ए ऑफ आई और ए ऑफ लार्जेस्ट यानी यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 2। एंड नाउ दिस वे यू हैव सीन कि मैक्स सीपी5 प्रोसीजर ने सारे एलिमेंट्स को उसके प्रॉपर प्लेस पे लाकर सेट कर दिया। सो हियर द बेसिक एग्जांपल यू कैन सी हियर कि जैसे हम यहाँ पे 4 को देखना था, तो 4 सबसे पहले कहाँ आएगा? 4 को कंपेयर किया 14 से, तो 14 लार्जेस्ट हो गया। फिर 14 को कंपेयर किया 7 से, तो अभी भी 14 लार्जेस्ट है। तो लास्टली क्या हो जाएगा? 4 और 14 आपस में स्वैप हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपने देखा 4 यहाँ आ गया, 14 यहाँ चला गया। अगली बार में 4 को कंपेयर किया 2 से, तो 2 अभी भी स्मॉलर है, तो दैट्स वाई 4 ही लार्जेस्ट रहेगा। फिर 4 को कंपेयर किया 8 से, तो चूंकि 8 लार्जेस्ट हो गया, तो अब 8 स्वैपिंग हो जाएगी और 8 आ जाएगा यहाँ पे और 4 आ गया इस पर्टिकुलर प्लेस पे। तो दिस वे यू कैन अचीव द मैक्स, यू कैन सेटिस्फाई द मैक्स CP5 property. So let's talk about the time complexity analysis. So here it takes the theta of one time or constant time to fix up the relationship among the elements. यानी जो हम ये शिफ्टिंग करते हैं कि आइदर लेफ्ट चाइल्ड छोटा है या बड़ा है, या राइट चाइल्ड बड़ा है या छोटा है, ये जो हम जो स्विचिंग करते हैं एलिमेंट्स की, वो तो यूनिट कांस्टेंट टाइम लेगा, सिंगल यूनिट टाइम लेगा। देन इसके अलावा वी आल्सो नीड टू रन मैक्स CP5 ऑन दी सब ट्री। मैक्स CP5 हम अप्लाई करते हैं कि अगर हम फोर्थ, यहाँ पे आपने देखा था जब फोर्थ से स्टार्ट किया, तो नीचे के पूरे सब ट्री में आप उसको रूट करते हो और चेक करते हो, ओके, चिल्ड्रन पे। तो चिल्ड्रन किसी भी पर्टिकुलर जो चिल्ड्रन सब ट्री इवन हैव द साइज ऑफ 2n डिवाइड बाई 3। मैक्सिमम कितने चिल्ड्रन हो सकते हैं? 2n डिवाइड बाई 3। इसको इस तरीके से दिखा रहा हूँ यहाँ पे, देखो। अगर मैं बात करूं कि इस 16 के चिल्ड्रन की बात करूं, तो 16 के कितने चिल्ड्रन हो गए? अगर मैं इस साइड में आ जाता हूं, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 चिल्ड्रन हो सकते हैं। इसी तरीके से 14 की अगर आप बात करें, तो इसके कितने चिल्ड्रन हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6। यानी कि अगर यहाँ पे हम बात करें कितना, 10, तो 2 इंटू 10 डिवाइड बाई 3, दैट्स वाई इट इज 20 divided by 3, that is 6. Okay,
तो किसी भी पर्टिकुलर नोड के जितने भी कितने मैक्सिमम चाइल्ड हो सकते हैं, 6 चाइल्ड हो सकते हैं मैक्सिमम, अगर हम बात करें यहाँ पे तो मैक्सिमम 6 चाइल्ड हो सकते हैं उस पर्टिकुलर नोड के। तो यहाँ पे वही मैटर है। ओके, ओके, कम हियर, फाइन। तो मैक्सिमम कितने सब चाइल्ड होंगे, 2 एंड डिवाइड बाई 3 चाइल्ड होंगे, तो दैट्स वाई इतना ही टाइम लगेगा। अब पूरा का पूरा अगर आपको लेफ्ट साइड का ट्री विजिट करना है तो इतना 2 एन बाई 3 टाइम तो आपको लगेगा, क्योंकि जितने नोड है तो हर एक नोड पे आपको जाके चेक करना है, तो 2 एन बाई 3 टाइम तो लगेगा ही। और कांस्टेंट टाइम किसके लिए लगेगा कि चूंकि आपको ये शिफ्टिंग करनी पड़ती है, स्विचिंग करनी पड़ती है, कौन छोटा है कौन बड़ा है उसकी स्विचिंग करनी पड़ती है, तो टोटल टाइम लगा टी ऑफ 2n/3 प्लस थीटा ऑफ 1। तो टोटल हुआ आपका बिग ऑफ लॉग एन। अब आप कहोगे साहब इसमें से लॉग एन कैसे पिक कर लिया, तो ये एक्चुअली मास्टर्स थ्योरम होती है, जो जब आपको इसको कहते हैं अपन रिकरेंस रिलेशन, और ये डिवाइडिंग फंक्शन है। तो डिवाइडिंग फंक्शन में मास्टर्स थ्योरम जब हम अप्लाई करते हैं तो हमें ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिलती है कि बिग ऑफ लॉग एन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। ये मास्टर्स थ्योरम को हम एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ एल्गोरिथम जो नेक्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट हो उसमें ब्रीफली पढ़ेंगे। बेसिकली चूंकि हाफ ऑफ द ट्री हो जाता है इसलिए इसको लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे होगी। अल्टरनेटिवली वी कैन कैरेक्टराइज, अब किसी पर्टिकुलर नोड की हम बात करें तो उस नोड की जो हाइट है उतनी उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। जैसे मैं फोर्थ नंबर की बात करूं तो फोर्थ की जो हाइट होगी उतनी ही उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी मैक्स CP5 फंक्शन को ऑपरेट करने के लिए। Okay, so alternatively we can characterize the running time of the max CP5 on a node of the height h as the big O of h। यानी उसमें जो हमने यहाँ पे देखा था कि इसकी हाइट अगर यहाँ पे आप देखोगे तो कितनी है, 2। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे मैक्स CP5 फंक्शन अप्लाई करने की आएगी 2। ओके, बिकॉज द हाइट ऑफ द 4 is 2। So hope you understood the max CP5 function. Next we'll go through with the build heap, and then we'll see the sorting operation in heap.